वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी ब्रेन। आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 का हॉरिजन माय बुक ऑफ सोशल साइंस है, सेक्शन है हिस्ट्री, चैप्टर नंबर है 4, जिसका नाम है द वैदिक एज। चलिए टिक द करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं। हु अराइव्ड इन इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया? सेंट्रल एशिया से इंडिया में कौन आया था? मुगल्स, आर्यंस, ब्रिटिश। राइट आंसर है बेटा आर्यंस आए थे। नेक्स्ट, हाउ मैनी वेदास आर देयर? कितने वेद हैं? 4, 6, 10। राइट आंसर है 4। नेक्स्ट, महाभारत इज रिटन इन विच लैंग्वेज? महाभारत को किस भाषा में लिखा गया? हिंदी, उर्दू, संस्कृत। राइट आंसर है बेटा संस्कृत में। नेक्स्ट, विच वाज द लोएस्ट क्लास इन द सोशल डिवीजन? सोशल डिवीजन की बात करें तो सबसे लोएस्ट क्लास किसको माना जाता था? ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय। राइट आंसर है बेटा शूद्र। नेक्स्ट, विच सिस्टम ऑफ द एजुकेशन वाज फॉलो? एजुकेशन का कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता था? राइट आंसर क्या होगा बेटा? गुरुकुल, होम टीचिंग, स्कूल। तो राइट आंसर बेटा गुरुकुल। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स आ चुके हैं, फिलअप्स करने आपको। चलिए क्या फर्स्ट क्वेश्चन, द वैदिक पीरियड इज मार्क्ड फ्रॉम? वैदिक पीरियड कहां से कहां तक है? फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक। एंड इज डिवाइडेड इनटू, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? उनके नाम है यहाँ पे, चले जानते हैं। तो भाई पीरियड इज मार्क्ड फ्रॉम कहां से कहां तक? 1500 BC से लेके 600 BC तक। एंड इज डिवाइडेड इनटू, और इसको दो किस में डिवाइड किया गया है? अर्ली जाके 1500 से 1000 BC, और लेटर वैदिक पीरियड को डिवाइड किया गया है 1000 से लेके 600 BC तक। देयर आर न्यूमरस थ्योरीज, बहुत सारी थ्योरी है रिगार्डिंग आर्यंस, बट द थ्योरी ऑफ, ठीक है, आर्यंस के बारे में बहुत सारी थ्योरी हैं, लेकिन थ्योरी ऑफ, किसकी थ्योरी इज द मोस्ट फेमस वन? किसकी थ्योरी सबसे ज्यादा फेमस है? आंसर है मैक्स मूलर। नेक्स्ट, which is believed that Vedas were created by fill in the blanks and revealed by himself। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि भाई ये बताओ, ऐसा माना जाता है कि वेदास वर क्रिएटेड, वेदों को क्रिएट किया गया किसके द्वारा? एंड रिवील्ड बाय, किसके द्वारा उनको रिवील किया गया है? आंसर है इट इज बिलीव दैट वेदास वर क्रिएटेड बाय ऋषिज, है ना। ऐसा माना जाता है कि वेदास को ऋषियों ने लिखा था, ठीक है, क्रिएट किया था। एंड रिवील्ड बाय, उसको प्रदर्शित किया है, दिखाया है लोगों को, किसने? गॉड ने स्वयं। The Upanishad deal with the philosophy and evolved theories of। उपनिषद, ठीक है, डील करते हैं क्या चीजें हैं उनमें? फिलोसफी हैं, इवॉल्व थ्योरीज हैं, ऑफ किस चीज की? फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, किस किस की जानते हैं? तो थ्योरीज ऑफ कर्मा है, माया है, मुक्ति है। नेक्स्ट, द ऋग वैदिक सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। ऋग वैदिक सोसाइटी जो थी वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ करती थी, नेमली उनके दोनों के नाम बताने। आंसर है आर्यन एंड नॉन आर्यन। नेक्स्ट, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स फिल करना है आपको, जल्दी से देखते हैं। ए ग्रुप ऑफ विलेजेस फ्रॉम द जनाज विच वाज हेडेड बाय राजन। ठीक है, तो कह रहा है ए ग्रुप ऑफ विलेजेस फॉर्म बाय जनाज, जो कि जनाज के द्वारा बनाया जाता था, ठीक है। विच वाज हेडेड बाय राजन, जिसको हेड करते थे, जिसके मुखिया होते थे राजन। ट्रू फॉल्स? यस, इट्स फॉल्स। नेक्स्ट, इन द अर्ली वैदिक एज ट्रेड वाज कंडक्टेड यूजिंग बार्टर सिस्टम। अर्ली वैदिक पीरियड में जो ट्रेड हुआ करती थी वो बार्टर सिस्टम से हुआ करती थी। यस, ट्रू। नेक्स्ट, कास्ट सिस्टम इन द लेटर वैदिक एज वाज नॉट हेरिडेटरी। जो कास्ट सिस्टम हुआ करता था लेटर वैदिक पीरियड में वाज नॉट हेरिडेटरी, यानी कि वंशवाद, है ना, ये नहीं चला रहा था कि भाई ये कास्ट सिस्टम है तो नेक्स्ट जनरेशन में कास्ट सिस्टम में रहेगी, ठीक है, उसी सेम कास्ट में रहेगी। तो क्या ट्रू है फॉल्स है? इट्स फॉल्स। ऐसा ही था, है ना, वो ऐसे ही चला रहा था। The power of the king decreased with the increase in the size of their kingdoms। ठीक है, तो राजा की जो किंगडम्स थी जैसे जैसे बढ़ी तो राजा की पावर कम होती चली गई। क्या ट्रू है फॉल्स? फॉल्स है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर इनेबल द आर्यंस टू लीड ए सेटल्ड लाइफ। ठीक है, एग्रीकल्चर की वजह से, है ना, ऐसे बन गए आर्यन कि भाई देखो अब वो सेटल लाइफ जीने लगेंगे। ट्रू। नेक्स्ट, डी डिफाइन द फॉलोइंग क्या है? अश्वमेधा यज्ञ, यानी अश्वमेध का जो यज्ञ हुआ करता था वो, ठीक है, और दूसरा है गुरुकुल, और तीसरा है गृहस्थ आश्रम। चलिए, अश्वमेधा यज्ञ यानी यज्ञ क्या है भाई? ए रिचुअल, इसको ईगो कैपिटल बना लेंगे। ए रिचुअल बाय विच किंग्स अनडिस्प्यूटेड अथॉरिटी वाज एस्टेब्लिश्ड ओवर हिज एंड द नाइबरिंग लैंड्स। ठीक है, तो यानी कह रहा है एक रिचुअल था बाय विच, जिसके द्वारा किंग्स, जो राजा हुआ करते थे, अनडिस्प्यूटेड अथॉरिटी, यानी कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, उन्हीं का राज होगा,
वाज एस्टेब्लिश्ड बाय हिज, उसके द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता था, एंड द नाइबरिंग लैंड, अगल बगल के जो लैंड हुआ करते, अगल बगल के मतलब ऐसे नहीं घर नहीं, ठीक है, राज्य जो हुआ करते थे। गुरुकुल, यहाँ पे क्या सिस्टम था भाई, इसको कैपिटल बनाएंगे। ए सिस्टम ऑफ एजुकेशन रिसीव बाय द स्टूडेंट एट द हाउस ऑफ गुरुज, तो ये वो सिस्टम था जहाँ पे स्टूडेंट लोग शिक्षा पाते थे गुरु के घर में। गृहस्थ आश्रम की बात करें तो इट इज़ द फेज ऑफ लाइफ, ये लाइफ का वो फेज हुआ करता था वेयर एन इंडिविजुअल लिव विद हिज स्पाउसेस एंड चिल्ड्रन, जहाँ पे ये जो पर्सन था अपने, है ना, घर वालों के साथ रहा करता था, घर वालों के साथ मतलब वाइफ के साथ और चिल्ड्रन के साथ, फुलफिलिंग द ड्यूटीज ऑफ हिज फैमिली, अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों को निभाया करता था। ई डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, डिफरेंस करना किसमें, सामवेदा एंड यजुर्वेदा, ठीक है, राजसूय यज्ञ एंड अश्वमेध यज्ञ, यानी राजसूय और अश्वमेध यज्ञ के बाद डिफ्रेंशिएट करना है। चलिए, सामवेदा, इट इज ऑल नॉलेज ऑफ द मेलोडीज ऑफ चैंटिंग, है ना, तो यानी ये नॉलेज है, ज्ञान है ऑफ द मेलोडीज, यानी जैसे गाते हैं मेलोडीज है, सॉन्ग्स होते हैं, ठीक है, ऑफ फॉर चैंटिंग, है ना, यानी कि जो भाई उस समय पे सॉन्ग्स वगैरह की बात करें तो भाई ये बेसिकली हम जो मंत्र वगैरह है ना गाया करते थे, किस, है ना, ट्यून में गाना है, तो वो सब चीज़ें इसमें थी। इट इज नॉलेज ऑफ द सैक्रिफिशियल फॉर्मूला फॉर लिटर्जी, इसका मतलब हुआ बेटा सैक्रिफिशियल फॉर्मूला, सैक्रिफाइसल फॉर्मूला जो हुआ करते थे, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, ठीक है, तो किस विधि से, किस तरीके से करेंगे, वो सब चीज़ें इसमें हुआ करती थी। इट कंटेन्स हिम्स टू बी संग बाय ए स्पेशल क्लास ऑफ प्रीस्ट इन रिलीजियस सैक्रिफाइस, ठीक है, तो ये कह रहा है इसमें हुआ करते थे, हिम्स हुआ करते थे, मंत्र हुआ करते थे, टू बी संग, जो कि गाए जाते थे बाय ए स्पेशल क्लास ऑफ प्रीस्ट, है ना, स्पेशल क्लास के जो पुजारी हुआ करते थे इन रिलीजियस सैक्रिफाइस, धार्मिक सैक्रिफाइसेस में। इट कंटेन्स हिम्स दैट कुड बी फॉलोड इन ऑर्डिनरी सैक्रिफाइस, ये जनरल सैक्रिफाइसेस में जो है ना हिम्स हुआ करते थे उनको फॉलो किया करते थे, उनमें ये सब चीज़ें हुआ करती थी। थर्ड, इट इज मोस्टली द रीअरेंजमेंट ऑफ द ऋग्वेदा फॉर म्यूजिकल रेंडरिंग, ठीक है, तो कह रहा है ये ज़्यादातर इसमें क्या था, रीअरेंजमेंट, दोबारा से अरेंज की गई थी ऋग्वेदा के फॉर म्यूजिकल रेंडरिंग, है ना, म्यूजिक के तौर पर। नेक्स्ट, द रिचुअल्स रिफ्लेक्ट द सोशल एंड पॉलिटिकल सेटअप इन विच दे अरोज, ठीक है, तो कह रहा है कि रिचुअल जो होते हैं रिफ्लेक्ट क्या करते थे, प्रदर्शित क्या करते थे, उनकी झलक हुआ करती थी सोशल एंड पॉलिटिकल सेटअप्स की, इन विच दे अरोज, जिसमें वो राइज हुए थे। राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ की बात करते हैं। ए रिचुअल बाय विच द किंग वाज एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ द गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन द अर्थ, राजसूय यज्ञ के द्वारा, है ना, किंग को रिप्रेजेंट किया जाता था कि भाई देखो, ठीक है, ये गॉड के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, इस तरह। ए रिचुअल बाय विच द किंग्स अनडिस्प्यूटेड अथॉरिटी वाज एस्टेब्लिश्ड ओवर हिज एंड नाइबरिंग लैंड्स, तो ये बात पहले भी आ चुकी है अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, तो भाई वो क्या करते थे कि ये रिचुअल परफॉर्म करके वो बताते थे कि भाई देखो ये जो राजा हैं अनडिस्प्यूटेड, यहाँ तक इन्हीं का राज है, कोई विवाद नहीं है इस पे, है ना, वाज एस्टेब्लिश ओवर एंड, है ना, उनका जो जमीन हुआ करती, जो लैंड हुआ करता था, और पड़ोसियों की, है ना। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेयर डिड द आर्यंस कम फ्रॉम, आर्यंस कहाँ से आए थे, नेम द लैंड, उस लैंड का नाम बताएं, वेयर दे सेटल इन द अर्ली वैदिक एज, अर्ली वैदिक एज में वो जहाँ सेटल हुए वहाँ नाम बताए उस जगह का। चलिए, देर आर माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया, वे आए थे सेंट्रल एशिया से इन अबाउट 1500 BC, लगभग 15वीं शताब्दी में, BCE में। दे अराइव इन इंडिया, वो भारत में आए। इनिशियली दे कैम एंड कंकर्ड द नॉर्थर्न इंडिया, सबसे पहले आए और उन्होंने नॉर्थर्न इंडिया को, उत्तर भारत को जीता। एंड लेटर एंटर इनटू द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, और फिर वो सब कॉन्टिनेंट में चले गए, एंटर कर गए, अक्रॉस द पासेज ऑफ हिंदुकुश माउंटेन्स, हिंदुकुश माउंटेन से होते हुए। दे मेड देयर सेटलमेंट इन सप्ता सिंधु और द रीजन ऑफ 7 rivers, तो उन्होंने अपना जमावड़ा कहाँ सेटल हुए, वो तो सप्त सिंधु रीजन में हुए, जिसको 7 rivers का भी रीजन कहा जाता है, प्लेस कहा जाता है। और कौन सी थी वो, द इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज एंड सरस्वती। सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस ब्रीफली द कंट्रीब्यूशन ऑफ द वैदिक लिटरेचर इन रिकंस्ट्रक्टिंग वैदिक हिस्ट्री, तो कह रहे हैं कि ब्रीफ हिस्ट्री बताओ कुछ, है ना, कि भाई किस कंट्रीब्यूशन ऑफ द वैदिक लिटरेचर, तो वैदिक टाइम की जो लिटरेचर थी, है ना, उन्होंने किस तरह से एक कंस्ट्रक्टिव पार्ट निभाया, ठीक है, इन रिकंस्ट्रक्टिंग वैदिक हिस्ट्री, वैदिक हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में। जानते हैं, वैदिक लिटरेचर इंक्लूड्स नॉट ओनली द वेदास,
वैदिक लिटरेचर में केवल वेदास नहीं थे, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, यही नहीं, अथर्ववेदा, ठीक है, बट ऑल्सो ब्रह्मानस भी थे, जैसे कि द अर्णक्यास, द उपनिषद एंड द 2 एपिक्स ऑफ महाभारत एंड रामायण, ठीक है। तो वैदिक लिटरेचर का मतलब केवल वेद नहीं है, और भी चीजें। बिसाइड्स द 4 वेदास, है ना, 4 वेदास के अलावा द वैदिक लिटरेचर कंप्राइजेज ऑफ संहिता विच डील विद द मंत्रा, जिसमें मंत्र हुआ करते थे। द ब्रह्मानस विच डील विद रिचुअल एंड सेक्रीफाइस, ब्रह्मानस डील करता था, क्या चीजें होती हैं, रिचुअल एंड सेक्रीफाइसेस, ठीक है। अर्णक्यास में क्या चीजें हुआ करती, किस चीज़ों के बारे में हुआ करता था, विच डील विद द फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन, फिलोसफीज वगैरह हुआ करती थी, ठीक है। द उपनिषदास विच डील विद डीप फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स एंड इवॉल्व थ्योरीज ऑफ कर्मा, माया एंड मुक्ति, ठीक है। उपनिषदा में क्या हुआ करता है, डील विद, किससे डील करता था, डीप फिलोसफी, गहरी फिलोसफी, प्रॉब्लम्स, फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, एंड इवॉल्व थ्योरीज, और थ्योरी निकला करती हैं किस चीज की, कर्मा, माया एंड मुक्ति। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन द अर्ली एंड लेटर वैदिक एज विद रेफरेंस टू द पोजीशन ऑफ वुमेन, ठीक है। वो कह रहा है कि डिफरेंशिएट करो बिटवीन अर्ली एंड लेटर वैदिक एज में विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस टू पोजीशन ऑफ वुमेन, यानी वुमेन की पोजीशन क्या थी, किसमें, अर्ली और लेटर वैदिक एज में। जानते हैं पोजीशन ऑफ वुमेन इन अर्ली वैदिक एज क्या थी बेटा। नंबर 1, वुमेन ड्यूरिंग दैट टाइम हैड ए रेस्पेक्टेबल पोजीशन इन द सोसाइटी, समाज में इनकी बड़ी ही सम्माननीय स्थिति थी, बड़ी सम्मान की नज़रों से देखा जाता था, है ना। किसकी बात कर रहे हैं, अर्ली वैदिक एज की बात कर रहे हैं। दे वर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज, उनको बिल्कुल बराबर की अपॉर्चुनिटीज दी जाती थी फॉर देयर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एज मैन, जैसे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए जैसे एक मैन को दी जाती है। बात करें लेटर वैदिक एज की, द स्टेटस ऑफ वुमेन डिक्लाइन एंड दे वर कंसिडर्ड इन्फीरियर टू मैन, तो यहाँ पे वुमेन की स्टेटस जो था वो डिक्लाइन कर गया और उनको इन्फीरियर माना जाता था मैन से, ठीक। सेकेंड पॉइंट, दे वर अलाउड टू अटेंड पॉपुलर असेंबलीज एंड रिलीजियस सेरेमनीज, ठीक है। तो वह अलाउ थी कि भाई आप अटेंड कर सकती हैं पॉपुलर असेंबलीज को, रिलीजियस सेरेमनीज को। सेकेंड, लेटर वैदिक एज में क्या हुआ, वुमेन लॉस देयर राइट्स ऑफ अटेंडिंग द असेंबलीज, उन्होंने अपना अधिकार खो दिया या उनको अधिकार छीन लिया गया उनसे। However, they continued to be a part of the religious ceremony, हालांकि वो रिलीजियस सेरेमनीज का पार्ट हुआ करती थी, ठीक है। थर्ड, they also had right to choose their husband in ceremony called स्वयंवरा, choosing one's own husband, यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें तो उनको बेटा अपना पति स्वयं चुनने की, है ना, क्या थी, फ्रीडम थी। No such right is there present like स्वयंवरा, लेटर वैदिक पीरियड में ऐसा कुछ भी नहीं था, ये अधिकार उनको नहीं रह गया था। द विडोज वर ऑल्सो परमिटेड टू रीमैरी, जो विधवा हुआ करती थी उनको दोबारा से शादी करना अलाउ था, कब, अर्ली वैदिक पीरियड में। रिनाउंड वुमेन स्कॉलर्स लाइक गार्गी, और उस समय पे जो बहुत ही रिनाउंड वुमेन हुआ करती थी जैसे गार्गी हो गई, मैत्रेयी, फ्लरिश ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक, तो ये सब जो है ना इतनी महान है ना महिलाएं आई, ठीक है, गार्गी टाइप की, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये कब आई, अर्ली ऋग्वेदिक एज में आई। एजुकेशन वाज जस्ट अवेलेबल टू वुमेन ऑफ द अपर क्लासेस, अपर क्लास की जो वुमेन हुआ करती थी केवल एजुकेशन उन्हीं के लिए अवेलेबल रह गई थी। वुमेन वर नॉट अलाउड टू रेमैरी एनीमोर, है ना, वुमेन को दोबारा से शादी करने का अधिकार भी नहीं रह गया था। स्टेट टू इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड, कह रहा है कि 2 इम्पोर्टेंट फीचर्स बताइए इकोनॉमिक लाइफ की अर्ली वैदिक पीरियड के, क्या थी। नंबर 1, द ऋग्वेदिक आर्यंस मेनली प्रैक्टिस कैटल रियरिंग, है ना, पशु चराने का काम करते थे बेसिकली ये लोग। काउ वाज कंसिडर्ड टू बी ए वैल्यूएबल पार्ट ऑफ देयर वेल्थ, काउ को एक उनकी लाइफ का वैल्यूएबल पार्ट माना जाता था। एग्रीकल्चर वाज प्रैक्टिस एक्सटेंसिवली ड्यूरिंग दैट टाइम, एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी बहुत ज़्यादा की जाती थी उस समय पे। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द पावर ऑफ द किंग इंक्रीज इन द लेटर वैदिक एज, है ना, लेटर वैदिक एज में आपको बताना है किंग की जो पावर थी वो कैसे, राजा की जो पावर थी वो शक्तियां थी कैसे बढ़ती। चलिए जानते हैं। इन लेटर वैदिक एज विच इज ऑल्सो नोन एज द ब्राह्मणियल एज और द एज ऑफ द उपनिषदास, द पावर्स ऑफ द किंग इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, है ना। तो भाई लेटर वैदिक एज को ब्राह्मणियल एज भी कहते हैं, ठीक है, और ये एज मानी जाती है उपनिषद की। पावर्स ऑफ द किंग इंक्रीज, बहुत ज़्यादा पावर बढ़ गई थी, अच्छी खासी बढ़ गई थी।
सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीज पावर्स ऑफ द किंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर थे जो कंट्रीब्यूट करते थे इंक्रीज पावर ऑफ द किंग। कौन कौन से थे जानते हैं। मिलिट्री लीडरशिप, द किंग रोल एज ए मिलिट्री लीडर, तो किंग जो राजा हुआ करता मिलिट्री का भी वो लीडर हुआ करता था। बिकेम मोर प्रोमिनेंट, तो ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इंपॉर्टेंट हो चुका था। द लेटर वैदिक टेक्स्ट सच एज द ब्राह्मणास एंड द अरंक्यास मेंशन द किंग्स। ठीक है, यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि लेटर वैदिक के जो टेक्स्ट हुआ करते थे, पुस्तकें बुक्स हुआ करती, लिखी हुई चीज हुआ करती, जैसे कि ब्रह्मानस हो गए और अरंक्यास हो गए, मेंशन द किंग्स ड्यूटी, उन्होंने राजा की ड्यूटी लिखी, कर्तव्य लिखे कि भाई आपको ये काम परफॉर्म ही करना है। टू प्रोटेक्ट द किंगडम एंड इट्स पीपल, है ना, इसके लोगों की रक्षा करनी है, आपको राज्य को बचाना है। जुडिशियल पावर्स क्या हुआ करती थी। द किंग बिकेम द अल्टीमेट अथॉरिटी, किंग ही बिल्कुल मतलब जो भी है सब कुछ किंग है। इन द एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्टिस, है ना, जस्टिस न्याय देने में। ही प्रिसाइडेड ओवर कोर्ट्स एंड मेड जजमेंट इन लीगल डिस्प्यूट। ठीक है, कोर्ट वोर्ट कुछ नहीं है, ठीक है, उनसे भी ऊपर हुआ करता था राजा। एंड मेड जजमेंट इन द लीगल डिस्प्यूट, कोई भी लीगल डिस्प्यूट हुआ करती थी तो राजा ही उसका निर्णय किया करता था। द सभा एंड समिति लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस, जो सभा और समिति थी उनकी इंपॉर्टेंस कम हो चुकी थी। एंड देयर पावर्स हैज वाज टेकन ओवर बाय द किंग, और ये सारी पावर आ गई थी राजा के पास। द किंग्स परफॉर्म मैनी सैक्रिफाइसेस एंड यजना टू स्ट्रेंथन देयर पोजीशन, राजा परफॉर्म किया करता था बहुत सारे सैक्रिफाइस, यजना मतलब यज्ञ, स्ट्रेंथन देयर पोजीशन, अपनी पोजीशन को और मजबूत करने के लिए। आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन, ठीक है, द राजसू यजना कंसेक्रेशन सेरेमनी वाज परफॉर्म। ठीक है, तो यानी वो कह रहे हैं कि भाई जब असेंडिंग हुआ करती थी थ्रोन की तो राजसू यज्ञ परफॉर्म हुआ करता था। ठीक, नेक्स्ट, द किंग अटेन द पोजीशन ऑफ गॉड, है ना, किंग एक तरह से पोजीशन ऑफ गॉड हो चुकी थी। गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव, मतलब ये भाई अब गॉड तो नीचे आएंगे नहीं, ठीक है, तो वो कह रहे थे कि ये गॉड के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने भेजे हैं, है ना, जो भी बात करनी है गॉड से तो इनसे करो, मतलब उनका रिप्रेजेंटेटिव तरह उनको रिप्रेजेंट किया जाता था उस समय पे। ठीक है, ऑन द अर्थ, धरती पे। ठीक है, अश्वमेधा यज्ञ, द हॉर्स सैक्रिफाइस एस्टेब्लिश द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द किंग ओवर द लैंड। ठीक है, तो भाई अश्वमेधा यज्ञ एस्टेब्लिश करता था सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द किंग, राजा की, ओवर द लैंड, किसी पर्टिकुलर लैंड पर। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट, मेंशन द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ईयर द वर्ण विच डेवलप इन द अर्ली वैदिक एज। ठीक है, आपसे कह रहा है इंपॉर्टेंट फंक्शन बताओ वर्ण के, वर्ण सिस्टम जो था विच डेवलप इन द अर्ली वैदिक एज, जो कि अर्ली वैदिक एज में डेवलप हुआ था। जानते हैं, द सोसाइटी वाज लेटर डिवाइडेड इनटू 4 फोल्ड डिवीजन, 4 हिस्सों में उनको बांट दिया गया था, नेमली द ब्राह्मणिस, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन ऑफ द पीपल। और ये किस आधार पे बांटा गया था बेटा, ये उनके ऑक्यूपेशन के आधार पर, यानी वो क्या काम कर रहे हैं, तो काम करने के अकॉर्डिंग आप क्षत्रिय हो सकते हैं, काम करने के अकॉर्डिंग आप वैश्य हो सकते हैं, काम करने के अकॉर्डिंग आप ब्राह्मण हो सकते हैं या शूद्र हो सकते हैं। तो ये है ना, जाति के आधार पर नहीं, कास्ट के आधार पर नहीं, ये जो बांटा गया था ये फंक्शन, काम क्या करते हैं उसके बेसिस पे बांटा गया था। चलिए ब्राह्मण्स की बात करते हैं। दे बिलोंग टू द प्रीस्टली क्लास ऑफ पीपल, ये पुजारियों की क्लास हुआ करती है ना। दे वर प्रोफिशिएंट इन स्क्रिप्चर्स एंड परफॉर्म रिलीजियस राइट्स। ठीक है, तो ये प्रोफिशिएंट हुआ करते थे, परफेक्ट हुआ करते स्क्रिप्चर्स में एंड परफॉर्म रिलीजियस राइट्स। दे ऑल्सो इम्पार्टेड एजुकेशन टू द अर्ली आर्यंस, तो यही जो है ना अर्ली टाइम के जो आर्यंस हुआ करते थे उनको एजुकेशन भी दिया करते थे। क्षत्रिय, दे बिलोंग टू द वॉरियर क्लास, ये क्या हुआ करते थे, लड़ाकू क्लास के वॉरियर हुआ करते थे, है ना, यानी कि भाई राज्य की सुरक्षा करनी है, तो जैसे आज हमारी आर्मी है, नेवी है, ठीक है, तो इस तरह से मतलब कि ये एक तरह से सुरक्षा है ना, ये हमारे रक्षक हुआ करते थे, वॉरियर लड़ाके हुआ करते थे। दे वर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंस, ठीक है, तो ये रेस्पॉन्सिबल हुआ करते थे डिफेंस के लिए, सुरक्षा के लिए। मेंटेनेंस ऑफ लॉ कानून, नियम कानून बना रहे, एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी, समाज में ये सब चीज़ें बनी रहे। वैश्यस की बात करें, दे बिलोंग टू द मर्चेंट क्लास, ये व्यापारी लोग हुआ करते थे। एंड वर एग्रीकल्चरिस्ट, है ना, खेती बाड़ी जो करते थे। ट्रेडर्स एंड आर्टिशियन, ठीक है, तो यानी कि खेती बाड़ी का जो भाई प्रोडक्ट आते हैं उनका व्यापार करना, बेचना, ले जाना,
ट्रेडर्स व्यापार कर रहे थे, आर्टिशियन, ये सब इस कैटेगरी में आया करते थे। शूद्र की बात करें, दे बिलोंग टू द लोएस्ट लेवल ऑफ द सोशल लैडर, है ना, तो ये सामाजिक जो सीढ़ी थी हमारी, इसमें सबसे लोअर क्लास में ही आया करते थे। दे वर द लेबरर्स हु सर्व एट द 3 अपर क्लासेस ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी, ठीक है, तो बेसिकली मजदूर लोग हुआ करते थे, ठीक है। बाकी जो 3 क्लासेस थी उनके लिए परिश्रम करने का काम ये किया करते थे। दे परफॉर्म टास्क सच एज क्लीनिंग, ये सफाई करने काम करते थे, फिशिंग मछली पकड़ने का, रिमूविंग डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, है ना, डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स को रिमूव करना, एंड ह्यूमंस और सर्वेंट्स, ठीक, इंसानों को, और जो आपके नौकर टाइप के लोग हुआ करते थे, सर्वेंट्स, है ना, नौकरी, जैसे आप भाई सर्वेंट्स आज की बहुत बाद में बात तो सिविल सर्वेंट, आईएएस भी एक सिविल सर्वेंट है, ठीक है, तो नौकरी करता है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ दैट डेवलप इन द लेटर वैदिक एज, तो कह रहा है कि यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। डिस्क्राइब द 4 स्टेजेस, 4 स्टेज बताओ लाइफ की, दैट डेवलप इन द लेटर वैदिक एज, जो कि डेवलप हुई लेटर वैदिक एज में। चलिए जानते हैं। सबसे पहला था ब्रह्मचर्य आश्रम, ये क्या था, 7 to 25 की एज का था। एन इंडिविजुअल स्टेट इन द गुरुकुल, तो पर्टिकुलर पर्सन को गुरुकुल में रुकना होता था, एंड रिसीव एजुकेशन, ज्ञान लेना होता था, एजुकेशन लेनी होती थी। द फोकस वाज ऑन हेल्थी, और फोकस इस बात पर होता था कि ये हेल्दी रहे, पॉजिटिव ट्रेनिंग रहे, एंड डिसिप्लिन में रहे। गृहस्थ आश्रम में क्या करता था, 25 से 50 साल की उम्र। द हाउस होल्डर्स फेज ऑफ लाइफ, हाउस मतलब पारिवारिक एज उसकी, वेयर एन इंडिविजुअल लिव विद हर स्पाउस, अपनी वाइफ के साथ रहा करता था, चिल्ड्रन बच्चों के साथ रहा करता, फुलफिलिंग द ड्यूटीज ऑफ हिज फैमिली, अपने परिवार की क्या करता था, ठीक है, जो भी ड्यूटीज थी, जो भी है ना जरूरतें थी, उनको पूरा किया करता था। नेक्स्ट है वानप्रस्थ आश्रम, 50 से 75 साल की, इसमें क्या था, एन इंडिविजुअल गेव अप हिज वर्ल्डली लाइफ एंड फोकस ऑन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब इस टाइम पीरियड में वो उसकी जो इंडिविजुअल लाइफ हुआ करती थी, मतलब कि पारिवारिक वो थी, उसको छोड़ देता था और फोकस करता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे, ठीक है, मेडिटेशन पे एंड प्रेयर पे। इन दिस स्टेट द इंडिविजुअल रिट्रीटेड टू ए क्वाइट प्लेस, यानी वो इस समय पे एक शांत प्लेस पे चला जाता था जनरली। संन्यास आश्रम की बात करें, 75 से 100 प्लस, है ना, 75 से ऊपर जितनी भी एज है। इट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ एन इंडिविजुअल लाइफ, ये सबसे अंतिम समय हुआ करता था लाइफ का। द ओनली गोल ऑफ लाइफ वाज नाउ अटेनिंग एंड गेनिंग स्पिरिचुअल नॉलेज, है ना, और इस समय केवल एक ही एम हुआ करता था, स्पिरिचुअल नॉलेज का गेन करना। स्टेट फॉर इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, यानी कि गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन था, उसकी क्या बतानी है, फीचर्स बतानी है, कितनी, 4। चलिए, फर्स्ट, गुरुकुल वाज द हाउस ऑफ द गुरु, गुरुकुल गुरु का हाउस हुआ करता था। द गुरु और द टीचर कंसिडर हिज स्टूडेंट एज हिज ओन चिल्ड्रन, यानी गुरु उनको बच्चे, है ना, जो स्टूडेंट हुआ करते थे उनको अपना ही चिल्ड्रन माना करते थे। द गुरुज गेव देम द लेसन्स टू गेन पॉजिटिव एनर्जी एंड मेंटल एटीट्यूड, तो गुरु उनको दिया करते थे लेसन, एक है ना, जैसे हमारे में चैप्टर हो गए, लेसन का मतलब हो गया पाठ, पाठ मतलब सीख कहते हैं यहाँ पे, है ना, टू गेन द पॉजिटिव एनर्जी, ताकि पॉजिटिव एनर्जी गेन कर सकें एंड मेंटल एटीट्यूड गेन कर सकें। थर्ड, द स्टूडेंट्स वर ऑल्सो टॉट रिलीजन, और इनको स्टूडेंट को यहाँ पे रिलीजन, धार्मिक, ग्रामर और फिलोसफी, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एथिक्स, आर्ट एंड लॉजिक की चीज़ें सिखाई जाती थी। एट द कंप्लीशन ऑफ देयर एजुकेशन, जब उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी होती थी, द स्टूडेंट पेड गुरु दक्षिणा, तो वो उनको गुरु दक्षिणा दिया करते थे। एंड ऑफरिंग टू द गुरु, मतलब जैसे भाई आज के समय में क्या होता है, जैसे हम कहीं पे पढ़ने जाते हैं, ठीक है, तो उनको फीस देते हैं, कुछ पे करते हैं बदले में, ठीक है, तो उस समय पे जब एजुकेशन कंप्लीट हो जाती थी तब दिया करते थे, उसको हम गुरु दक्षिणा कहा करते थे। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अबाउट द वेदास एंड इट्स 4 पार्ट्स, वेदास के बारे में बताइए और उसके 4 पार्ट भी बताइए। चलिए, ऋग्वेदा, सबसे पहला ऋग्वेदा, इट इज नॉलेज ऑफ द हेम्स ऑफ प्रेज कॉल्ड सुक्तास फॉर रिसाइटेशन, ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉलेज है ना, इट इज द नॉलेज, ये नॉलेज हुआ करती थी किस बात की, द हिम्स, हिम्स की, फॉर प्रेज, प्रेयर करने के लिए, कॉल्ड सुक्ता, इनको सुक्त भी सिखाता, फॉर रिसाइटेशन के लिए। इट इज द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 वेदास, ये सबसे पुराना हुआ करता है, 4 वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेदा। इट इज ए कलेक्शन ऑफ 1028 हिम्स, और इसमें कितने मंत्र हुआ करते थे, ठीक है, इसमें हुआ करते थे बेटा 1028 हिम हुआ करते थे। एंड प्रेयर्स इन द प्रेज ऑफ गॉड्स, है ना भाई, गॉड्स के लिए क्या प्रेयर हुआ करती थी, है ना, एंड गॉडेस के लिए भी। इनिशियली इट वाज नॉट रिटन
इन रिटन फॉर्म, शुरुआत में रिटन फॉर्म में नहीं था। इट वाज पास ओरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय साजिद, ठीक है। ऋषि यानी ऋषियों के द्वारा पहले क्या होता, लिखा हुआ नहीं था, तो ओरली बोल के याद करके एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ऐसी चीजें पास होती चली गई। सेकंड, यजुर्वेद की बात करते हैं। इट इज नॉलेज ऑफ द सैक्रिफिशियल फॉर्मूला फॉर लिटर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये नॉलेज हुआ करती है सैक्रिफिशियल फॉर्मूलाज की, ठीक है। नेक्स्ट, इट कंटेन हिम्स दैट कुड बी फॉलोड इन द ऑर्डिनरी सैक्रिफाइसेस, ठीक है। इसमें हिम्स हुआ करते थे जो कि फॉलो किए जाते, माने जाते थे, ठीक है, ऑर्डिनरी सैक्रिफाइसेस में। नेक्स्ट, द रिचुअल रिफ्लेक्ट द सोशल एंड पॉलिटिकल सेटअप इन विच दे अरोज, ठीक है। जो रिचुअल हुआ करते थे वो रिफ्लेक्ट करते थे, दर्शाते थे सोशल एंड पॉलिटिकल सेटअप को इन विच दे अरोज, जिसमें कि वो अराइज हुए हैं। थर्ड है सामवेदा। इट इज नॉलेज ऑफ द मेलोडीज फॉर चैंटिंग। ये क्या है, मंत्रों के उच्चारण करने की जो विधि है ना, एक धुन है, ट्यून है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। इट कंटेन्स हिम्स टू बी संग बाय ए स्पेशल क्लास ऑफ प्रीस्ट, ठीक है। इसमें होते थे हिम्स जो कि गाए जाते थे एक स्पेशल क्लास के प्रीस्ट के द्वारा इन रिलीजियस सैक्रिफाइसेस में। इट इज मोस्टली द रीअरेंजमेंट ऑफ द ऋग वेदा फॉर म्यूजिकल लैंडिंग, यानी ऋग वेदा में जो चीजें हुआ करती थी ज्यादातर उनको रीअरेंज करके एक धुन में, एक ट्यूनिंग में ढाला गया था। अथर्ववेदा की बात करें, इट इज द नॉलेज ऑफ मैजिक स्पेल्स। अथर्ववेदा को नॉलेज कहा गया है मैजिक स्पेल्स की, नेम्ड आफ्टर ए स्पेशल ग्रुप ऑफ प्रीस्ट टू कास्ट अवे एवल स्पिरिट, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई देखो, मैजिकल स्पेल्स नेम्ड आफ्टर, नाम दिया गया किसके आधार पर, स्पेशल ग्रुप, एक स्पेशल ग्रुप ऑफ प्रीस्ट का, टू कास्ट अवे एवल स्पिरिट्स। नेक्स्ट, इट इज ए कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स। ये क्या हुआ करता था बेटा, कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स हुआ करता है। अभी बात करते हैं म्यूजिक चैंट्स की, है ना, वो किस में आया था, सामवेदा में आया था, ठीक है। लेकिन अथर्ववेदा में क्या है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ सॉन्ग स्पेल मैजिकल चार्म फॉर पुटिंग अवे इविल स्पिरिट्स, ठीक है। जो यानी इविल स्पिरिट्स का मतलब आप समझिए बेटा, जो बुरी चीजें हैं, बुरी शक्तियां हैं, ठीक है, वो कह रहा है कलेक्शन ऑफ सॉन्ग स्पेल मैजिकल चार्म फॉर पुटिंग अवे, इनको दूर भगाने के लिए, है ना, इस इविल स्पिरिट्स को, इनका इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट, नेम द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द अर्ली वैदिक पीपल, व्हाट वर द न्यू ऑक्यूपेशन दैट डेवलप इन द लेटर वैदिक एज। तो कह रहा है द मेन ऑक्यूपेशन बताना है अर्ली वैदिक लोगों का, व्हाट वर द न्यू ऑक्यूपेशन, और उन्होंने नया ऑक्यूपेशन क्या अपनाया, डेवलप इन द लेटर वैदिक एज। आंसर, एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द अर्ली वैदिक पीपल। एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, उनका मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था। ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड एग्रीकल्चर वाज द प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन, ये उनका मुख्य ऑक्यूपेशन हो चुका था, फुल स्टॉप। बट आर्यंस नाउ यूज द इम्प्रूव्ड मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, लेकिन वो कल्टीवेशन का एक इम्प्रूव मेथड अब सीख चुके थे। ट्रेड एंड कॉमर्स ऑल्सो इंक्रीज, व्यापार भी बढ़ चुका था। ट्रेडिंग वाज डन बोथ इन देयर लैंड एज वेल एज द ओवरसीज, वो अपने देश में, अपनी जमीन पे व्यापार करते थे, ओवरसीज और दूसरे देशों में जाके व्यापार किया करते थे। पीपल टुक अप डिफरेंट ऑक्यूपेशन, लोग व्यापार करते थे, वही है ना, टुक अप डिफरेंट ऑक्यूपेशन, अलग अलग ऑक्यूपेशन, व्यापार मतलब जो उनको काम करना है वो अलग अलग चीजें अपनाया करते, जिसको जो पसंद है। सच है चैरियट मेकर, रथ बनाने वाले, डायर, वीवर्स, गोल्ड स्मिथ, आयरन स्मिथ, कारपेंटर, है ना, जिसका मन है जो अपनाए। इस तरह से आज आपने वीडियो देखा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल है। अगर हेल्पफुल है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा, ठीक, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, इसी तरह से हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बताइएगा कौन सा टॉपिक पहले आप कवर करना चाहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।